Assalamu alaikum dear students, this is your biology class and I am your biology teacher. Our chapter name is gaseous exchange. This is our lecture number 6 and our today's topic is the mechanism of breathing. हमने अपने previous 3 lectures में discuss किया था बहुत briefly the air passageway को. सबसे पहले हमने एयर पैसेजवे को डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने बेसिकली डिस्कस किया था जिसके 2 कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज लंग्स. उन सबको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया और अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग क्या है. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में गैसियस एक्सचेंज के फर्स्ट लेक्चर में ब्रीदिंग को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि ये कंप्लीटली एक फिजिकल मूवमेंट है. फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज. फिजिकल मूवमेंट क्या होती है कि जिस्मानी हरकत एसोसिएटेड मतलब लिंक्ड होती है गैसियस एक्सचेंज के जब हमारी बॉडी है वो फिजिकली जो मूव करती है और उसकी मूवमेंट से जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं टू इनसाइड ऑफ द बॉडी एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग. क्लियर. अब इसमें हमने पढ़नी है 2 मेजर फेजेस हैं इसकी ब्रीदिंग की. फर्स्ट वन है इंस्पायरेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सपायरेशन. अब इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है एंड एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है. समटाइम ऐसा होता है कि लिखा गया होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तब भी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को ही डिस्कस किया जाएगा. क्लियर. अब एक क्वेश्चन है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो सबसे पहला सांस जो वो लेता है वो इंस्पायरेशन होती है. इंस्पायरेशन होती है मतलब हवा का अंदर की तरफ जाना इंस्पायरेशन होती है और आखिरी जो सांस है वो भी इंस्पायरेशन होती है. क्लियर. बाद में एक्सहेलेशन नहीं होती. ठीक है, आखिरी सांस के बाद एक्सहेलेशन नहीं होती. जब पहला सांस लेता है तब तो एक्सहेलेशन होती रहती है ना. पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग बेसिकली कौन सा प्रोसेस है. ठीक है, जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है. इज इट सबसे पहले हम इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं. एक होती है पैसिव मूवमेंट या पैसिव प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज एक्टिव प्रोसेस. ओके. अब जो एक्टिव प्रोसेस है इसके अंदर, जो पैसिव प्रोसेस है इसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती. क्लियर. डू नॉट इन्वॉल्व एनर्जी. जो एक्टिव प्रोसेस है इसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है. क्लियर. अब ब्रीदिंग की 2 टाइप्स हैं. ठीक है, एक ब्रीदिंग की जो है वो 2 टाइप्स है. एक क्या है कि जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जैसे हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं. इसमें हमें सांस लेने के लिए कोई फोर्सफुल एफर्ट नहीं करनी पड़ रही. ठीक है, कोई फोर्सफुल एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव. ठीक है, पैसिव ब्रीदिंग के एनर्जी एज सच इन्वॉल्व नहीं हो रही. दूसरा जो सेकंड टाइप है कि मतलब समटाइम क्या होता है कि हम बहुत भाग रहे होते हैं या कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में हमें जो है वो फोर्सफुली ब्रीथ करना पड़ता है. ठीक है, मतलब सांस जो है वो थोड़ा फोर्सफुली लेना पड़ता है, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है. उस टाइप की ब्रीदिंग को कहते हैं एक्टिव ब्रीदिंग. ठीक है, 2 टाइप्स की ब्रीदिंग होगी, पैसिव ब्रीदिंग एंड एक्टिव ब्रीदिंग. पैसिव ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो एनर्जी का ऐसा कोई रोल नहीं प्ले हो रहा है इसमें. ओके. जो एक्टिव है, एक्टिव ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है और फोर्सफुली हम सांस लेते हैं. जैसे मतलब बहुत ज्यादा खींच के सांस लिया जाए तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ब्रीदिंग. ओके. अब हम देखते हैं कि इंस्पायरेशन जब स्टार्ट होती है तो होता क्या है बेसिकली कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है. क्लियर. रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे
ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, स्पेशली जो हमारा हाइंड ब्रेन का जो एक पार्ट है जिसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ठीक है, जो कि रेगुलेट कर रहा होता है इस रेस्पिरेशन को। हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम डिफ्रेंशिएट करके बात करें तो हमारे हाइंड ब्रेन का जो एक पार्ट है मेड्यूला, वो क्या कर रहा होता है, वो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। मेड्यूला से नर्व इंपल्सेस जाती हैं लंग्स की तरफ और उसको मैसेज कन्वे करती हैं कि इंस्पायरेशन हो रही है, अब आपने क्या काम करना है। ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान जो मैसेज है वो नर्व इंपल्सेस लेके जाती हैं लंग्स के पास और उसको मैसेज कन्वे करती हैं कि अब आपने अपना काम स्टार्ट करना है। ओके, जैसे ही इंस्पायरेशन स्टार्ट होगी तो जो रिब मसल्स हैं, अब हम यहाँ पे इसकी जी, तो हम स्टडी कर रहे थे कि डायाफ्रेम जो है हमारे पास इंस्पायरेशन जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली 3 चीजों की मूवमेंट को हमें डिस्कस करना होता है। फर्स्ट वन इज रिब मसल्स, देन डायाफ्रेम एंड द लास्ट वन इज चेस्ट कैविटी। तो सबसे पहले जब इंस्पायरेशन होती है तो रिब मसल्स यानी सांस आती है तो रिब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रिब मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, आपने इनका नेम सेकंड नेम भी याद रखना है, इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर, जब इंस्पायरेशन होती है तो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब्स हैं वो रेज्ड हो जाती हैं। ओके, यानी कि रिब क्या करती हैं, ऊपर की जानिब उठ जाती हैं। जब रिब कंट्रैक्ट होने से रिब मसल्स जो है वो रेज्ड हो जाती हैं तो जो डायाफ्रेम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ लोअर भी हो जाता है, यानी ये रिब मसल्स की तरह रेज नहीं करता जबकि ये लोअर हो जाता है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट हो जाता है। अगर हम इसके डायग्रामेटिकली इसको अगर देखें तो हमने जैसे पढ़ा था कि ये हमारे पास ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में एंड देन ये हमारे पास हैं रिब मसल्स। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास है रिब्स जो कि 12 पेयर्स की फॉर्म में है। क्लियर, यहाँ पे है हमारे पास डोम शेप्ड डायाफ्रेम। क्लियर, अब जब इंस्पायरेशन होती है तो ये जो रिब्स हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ रेज हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो डायाफ्रेम था जो कि डोम शेप था इस तरह से, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी रिब मसल्स तो जो डायाफ्रेम है वो लोअर हो जाएगा, यानी ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर, जब रिब मसल्स रेज होती हैं और डायाफ्रेम लोअर हुआ तो इस जी, तो अब हम पढ़ेंगे रिब मसल्स एंड डायाफ्रेम को डिस्कस करने के बाद अब हमने पढ़ना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑन चेस्ट कैविटी। ठीक है, कि जब रिब मसल्स रेज हो रही हैं, डायाफ्रेम लोअर हो रहा है तो चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ रहा है। क्लियर है, ट्रांसवर्स एरिया भी बढ़ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल एरिया भी बढ़ रहा है। ट्रांसवर्सली ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिब मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसवर्सली बढ़ रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडनली क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये डायाफ्रेम है ये लोअर हो रहा है, डायाफ्रेम स्ट्रेट हो रहा है, इस वजह से ये लॉन्गिट्यूडनली भी बढ़ रहे हैं। क्लियर, जब एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुआ तो अब हमने यहाँ पे प्रेशर को भी डिस्कस करना है, क्योंकि इंस्पायरेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर का भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट है, तो प्रेशर को भी देखना है। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला है P = F/A। ठीक है, हम फिजिक्स में अक्सर ये पढ़ते हैं, P = प्रेशर, F = फोर्स एंड A = एरिया। अब हम देख रहे हैं कि फोर्स एंड एरिया एक दूसरे, प्रेशर एंड एरिया एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी P इज इक्वल टू 1/A है। ठीक है, तो अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब होगा ये कि जब एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगा, जो कि हम कह रहे हैं कि डायाफ्रेम के कंट्रैक्ट होने से एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो चेस्ट कैविटी पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज होगा तो चेस्ट कैविटी के ऊपर जो प्रेशर था एयर का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर जो ये डिक्रीज हुआ है ये लंग्स का प्रेशर था जो कि डिक्रीज हुआ है। प्रेशर डिक्रीज और अगर तो एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो लंग्स के ऊपर भी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स हमें पता है कि क्या होते हैं, इलास्टिक और स्पॉन्जी होते हैं। तो जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो लंग्स ने क्या किया, क्योंकि उन पे प्रेशर जो था वो कम हो गया था, तो लंग्स ने क्या किया, उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, वो एक्सपैंड हो गए। तो जब लंग्स एक्सपैंड हुए तो लंग्स के अंदर, ये देखें, जब ये लंग्स एक्सपैंड होंगे तो इनके जो अंदर का एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लंग्स के अंदर वाली साइड में भी प्रेशर कम हो गया ना, तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर है। लंग्स के अंदर किस चीज का प्रेशर था, एयर का प्रेशर था। और ये किसके कंपेयर में जा रहा है, ये जो प्रेशर है ये एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि अब लंग्स के अंदर जब प्रेशर ऑफ द एयर कम होगा तो जो आउटसाइड एयर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, दैट रशेस इनटू द लंग्स, वो तेजी से मूव करेगी लंग्स की तरफ ताकि एक ऐसी कंडीशन ला सके जब इनसाइड ऑफ द एयर एंड आउटसाइड ऑफ द एयर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा होता है तो उसको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना भी जरूरी होता है। तो अब तब तक एयर मूव करेगी अंदर की तरफ जब तक प्रेशर इनसाइड द लंग्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, तब तक एयर जो है वो अंदर मूव करती रहेगी। ठीक है, ये था सारा प्रोसेस इंस्पायरेशन का, कि जिसमें हम हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं लंग्स तक, और वहां से वो ब्लड में जाएगी और ब्लड में जो इम्प्योर एयर है वो हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाएगी या बॉडी से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल आएगी। So that's all. Thank you so much.